डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो के अंदर पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा चलते हैं पीछे की ओर। हमने बात की थी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कुछ बात की थी, कुछ बची हुई बात उसको अभी पूरा करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। देखिए, पीछे जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वहां से कुछ विशेष बातें अपन उठाते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने बात की आपकी पितरस के बारे में। इसको अभी जब यकृत के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं वापस ले लेता हूं। देखिए, एक मैं रदनक की बात करता हूं, आपकी रदनक या कैनाइंस, ठीक है, मांसाहारी प्राणियों के अंदर सर्वाधिक विकसित होते हैं, ठीक है। और मैं बात करता हूं आपकी मानव दंत सूत्र की। मानव दंत सूत्र, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर 21-23/21-23। ये मानव दंत सूत्र हमारे लिए इंपोर्टेंट है। 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचले जबड़े के अंदर। एक जोड़ी जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कैनाइंस होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आपकी, उसके बाद में मैंने कहा था ये जो मोलर होते हैं या चौणक होते हैं, मोलर यानी चौणक यानी तीसरा जो मोलर होता है उसे अपन अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। और ये लगभग 21-22 वर्ष 23 वर्ष की उम्र के अंदर निकलता है। और इसका कोई विशेष काम नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर अवशेष अंग के रूप में होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है आपके, एपिग्लॉटिस या घाटी ढापन वह संरचना है जो भोजन को भोजन नाल में जाने को प्रेरित करती है और श्वास को श्वास नाल में जाने देती है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी आमाशय के बारे में। आमाशय स्टमक के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कार्डियक है, सेकंड फंडिस और थर्ड है वो पाइलोरिक है। इसमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? वो सबसे बड़ा भाग है वो फंडिस है, ठीक है। आमाशय के अंदर भोजन के कौन से पार्ट का या पोषक तत्व का पाचन होता है? तो वो होता है आपके प्रोटीन का, ठीक है। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो पाया जाता कौन सा? पेप्सिन एंजाइम होता है। आमाशय के अंदर भोजन कितने समय तक संचित रहता है? तो 3 से 4 घंटे तक संचित रहता है, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे तक जब भोजन आपके संचित रहता है तो वो सड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। आमाशय की भित्ति के अंदर जो गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट कोशिका या श्लेष्म कोशिका के द्वारा क्या स्रावित होती है? श्लेष्मा। और ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से कौन स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचने से जो रोकने का काम करती है वो कौन करती है? श्लेष्मा करती है। भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है, अधिकतम पाचन जो होगा वह छोटी आंत का पहला हिस्सा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, उसके अंदर संपन्न होता है। बड़ी आंत के अंदर भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने मोटे तौर पर कुछ बात की थी। बात करते हैं अब इसके आगे की। तो मैं एक बार यहां से क्लीन करके अपन चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट बात एलिमेंट्री कैनाल के बाद में पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए भाई, मानव पाचन तंत्र के अंदर पाचक ग्रंथियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां भोजन के पाचन में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। देखिए, हम बात करें पाचक ग्रंथियों के बारे में। 3 पाचक ग्रंथियां हैं, उनमें से सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए भाई, जो लार ग्रंथियां हैं, सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सैलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सैलाइवरी ग्लैंड्स कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके मुख गुहा वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो लार ग्रंथियों के द्वारा किसका स्त्रावण होता है? लार का स्त्रावण होता है, सलाइवा का स्त्रावण होता है, ठीक है। ये लसलसा चिकना तरल होता है जिसमें श्लेष्मा आपके मिश्रित होती है, ठीक है। तो लार ग्रंथियों के वापस 3 प्रकार दिए गए। तो आपकी जो लार है ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की पाई जाती। 3 प्रकार है लार ग्रंथियों की। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है आपके यहाँ पर एक कुछ लार ग्रंथियां यहाँ पाई जाती है गालों के ऊपरी सिरे पर, ठीक है। कुछ पाई जाती है निचले जबड़े और कुछ है आपके जीभ के नीचे, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है वो है आपकी कर्णपूर्व
लार ग्रंथि, कर्णपूर्व या इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड। ठीक है भाई, कर्णपूर्व ये कहां पाई जाती है, ये गालों में पाई जाती है। ठीक है ना, इस पोर्शन में ऊपर की ओर यहां पर पाई जाती है, जबड़ों के ऊपर की ओर। ठीक है, और किसका स्त्राव होगा, आपके लार का। जो दूसरी बात करते हैं आपकी कर्णपूर्व के बाद में दूसरी है, वो है आपकी, वो है अधोजंब। अधोजंब यदि मैं बात करता हूं आपकी इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर। तो मैं लिखता हूं आपकी अधोजंब, या इसे मैं कहता हूं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये कहां पाई जाती है, ये जबड़े, ये निचले जबड़े में पाई जाती है। तीसरी बात करता हूं मैं, और वो है आपकी अधोजीवा। अधोजीवा इसे बोलते हैं आपकी सब लिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड, और ये कहां पाई जाती है, ये जीभ या जीवा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके लार ग्रंथियों के प्रकार की बात। अब बात करते हैं लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होती है उसके बारे में बात। तो देखिए भाई, लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होती है, लार होती है। तो हम बात करते हैं आपके लार के कार्य की। तो लार के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में पाया जाता है आपकी एमाइलेज, या क्या बोलते हैं आपकी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लार में एमाइलेज या क्या कह सकते हैं, टाइलिन कह सकते हैं, वो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, उसको पाचित करने का, उसे सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। फिर बात करते हैं लार का दूसरा कार्य। दूसरा कार्य क्या है, ये क्या काम करता है, लार ग्रंथि क्या करती है, मुख गुहा, आपकी दांतों और जीभ की क्या करती है, आपके सफाई का काम करती है। ठीक है, मुख गुहा दांतों जीभ की सफाई का काम करती है। और क्या काम करती है जी, ये भोजन को लसलसे बोलस के रूप में बदल देती है। जो भोजन है उस भोजन को बदल देगी लसलसे बोलस के रूप में बदल देती है। दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और उसको लसलसे चिकनी बॉल की रूपी संरचना के अंदर बदल देती है। कौन, लार। फिर उसके बाद में चौथी बात करते हैं, ये क्या करते भी, आपकी मुख गुहा को नमी प्रदान करती है। ठीक है, और उसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी नमी कारण हम क्या करते हैं भाई, लगातार आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है ना, बोल सकते हैं। तो ये बात होगी आपके लार के काम की। अब बात करते हैं हम दूसरी पाचक ग्रंथि, और दूसरी पाचक ग्रंथि कौन सी है, दूसरी पाचक ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत है। ठीक है भाई, तो ये दूसरी पाचक ग्रंथि जिसका नाम क्या, यकृत। ये इस प्रकार की त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है। यकृत क्या भी, ये शरीर की सबसे बड़ी है वो आपकी क्या है, ग्रंथि है। यदि कहा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी यदि ग्रंथि की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा किसका नाम आना चाहिए, लीवर आना चाहिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या हो जाएगा, आपके यकृत होगा। इसका वेट लगभग कितना होगा, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो वेट इसका होता है। ये हमारे लिए क्या है भाई, आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है, यकृत के द्वारा कल बात की थी अपन ने, ग्रेनीज येलोस आपके लिक्विड आपके स्रावित होता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, पित्तरस कहते हैं। उसे अपन कहते हैं पित्तरस।
ये पितरस का संश्लेषण कौन करता है? इसका संश्लेषण करता कौन? यकृत। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, मोस्ट है ये बात, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवर करता है फॉर्मेशन, संश्लेषण करता है किसका? पितरस का। और अस्थायी रूप से वो संग्रहित या स्टोरेज कहां पर होगा? वो यहां पर इस पालित संरचना में, जिसे अपन बोलते हैं पित्त की थैली। कल बात की थी, पित्त की थैली, या इसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, या हिंदी में अपन बोलते हैं पित्त की थैली, ठीक है भाई। तो पित्त की थैली के अंदर पितरस संग्रहित होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, संग्रहित कहां होता है? कंफ्यूज नहीं होना, संग्रहित होगा पित्ताशय या पित्त की थैली या गॉल ब्लेडर के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कौन से जंतु के अंदर गॉल ब्लेडर एब्सेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गॉल ब्लेडर जो है वह आपकी हॉर्स में, घोड़े के अंदर गॉल ब्लेडर नहीं पाया जाता है। पित्ताशय या पित्त की थैली क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। गॉल ब्लेडर ही वह ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जहां पर स्टोन बनता है। हमारी बॉडी में स्टोन या तो गॉल ब्लेडर में होगा, या फिर कहां हो सकता है? किडनी में हो सकता है, यूरेटर के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, ये बात होगी आपकी दूसरी पाचक ग्रंथि, लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, 1.5 किलो इसका वेट होता है। पितरस का संश्लेषण करती है, और ये पितरस क्या करता है? वसा के पायसीकरण में अपना काम करता है। कैसे करेगा? आगे जब पाचन की बात करेंगे उस दौरान अपन बात करेंगे। इसके अलावा आपके आमाशय से जो भोजन आता है उसका माध्यम कैसा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है। तो उसे आपकी उसकी अम्लता को कम करने का काम कौन करेगा? पितरस करेगा, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम सक्रिय रूप से काम कर सके। अब बात करते हैं आपकी तीसरी पाचक ग्रंथि, और तीसरी पाचक ग्रंथि जो है वो कौन है आपके? यहां पर आप आमाशय के नीचे की ओर आप देख रहे हैं 6 से 8 इंच, ये जो संरचना देख रहे हैं पॉइंट के समान 6 से 8 इंच लंबी जो ये यू आकार की संरचना होती है, इसे अपन बोलते हैं अग्नाशय। इसे हम कहते हैं अग्नाशय या पेनक्रियाज। अग्नाशय या पेनक्रियाज कहते हैं। तो देखिए भाई, अग्नाशय या पेनक्रियाज ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए भाई, अग्नाशय या इसे इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। तो कैसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये हमारे लिए मोस्ट है भाई। जब भी मिश्रित ग्रंथि का नाम आए तो हमेशा याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि। क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि जो है वह आपके बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के रूप में काम करती है, इसीलिए अग्नाशय को आपकी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है भाई, क्यों कहा जाता है उसकी बात देखिएगा। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करेगी? आपकी अग्नाशयी रस छोड़ती है, अग्नाशयी रस। और ये अग्नाशयी रस है वो आपकी क्या भी, ये अग्नाशयी रस क्या काम करता है? ये आपकी भोजन के पाचन में अपना महत्वपूर्ण काम करता है। अग्नाशयी रस के अंदर प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, आपके कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसके अलावा वसा पाचक लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट पाचक एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? अग्नाशयी रस में। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है और पाचन तंत्र में इसका अपना योगदान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय या पेनक्रियास ग्रंथि का बहुत छोटा भाग, यानी केवल लगभग 2% भाग, इस ग्रंथि का 2% भाग, जिसे अपन कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह का 2% भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। अंतःस्रावी किसे कहते हैं? अंतःस्रावी यानी ऐसी ग्रंथियां जो डक्टलेस होती है, जो नलिका विहीन होती है, इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। वह अपना स्राव सीधे किसमें छोड़ती है? रक्त में छोड़ती है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। और बहिस्रावी का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव किसी नलिका के अंदर छोड़ती है। ठीक है, तो 2% भाग है इसका
पेनक्रियास का अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ग्लूकागॉन, इंसुलिन, हार्मोन का स्राव करती है कौन? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे रक्त में शर्करा स्तर को यानी आपके शर्करा को, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? संतुलित बनाए रखने का काम करता है। ठीक है भाई। तो ये बात होगी आपकी अग्नाशय ग्रंथि की। तो हम बात कर रहे थे आपकी पाचक ग्रंथियों में, पहली लार ग्रंथियां, दूसरी यकृत, यकृत के बाद में हमने तीसरी ग्रंथि की बात की, थर्ड ग्रंथि है, और वो थर्ड ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय। तो ये 3 पाचक ग्रंथियां हुई जो पाचन तंत्र में, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अब बात करते हैं आपकी आमाशय के अंदर। तो देखिए भाई, आमाशय जो है, आमाशय में हमने बात की, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। तो देखिए भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां स्त्रावित होता है? आमाशय के अंदर, HCl। ठीक है, पूरा नाम है आपके हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड की हम बात करते हैं। HCl के कार्य की बात, HCl के कार्य। तो देखिए भी, HCl के कार्य की बात करें तो HCl का एक काम, सबसे पहला काम, भोजन के साथ हम भोजन करेंगे, भोजन के साथ किसी प्रकार के जीवाणु, किसी प्रकार के रोगाणु यदि प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर में, रोगाणु या जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देता है। और क्या करता है भाई? हमारे भोजन के जो कठोर कण होते हैं, कठोर जो आपके कण होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ने का काम कौन करता है? आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देता। कहां पर? आमाशय के अंदर। ओके, तीसरी बात करते हैं। हमने कहा था कि भी आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है, संचित रहता है, तो उसे सड़ने से बचाने का काम, उसे सड़ने से बचाने का काम या रोकने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और उसके बाद में चौथा काम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो HCl होता है, ये HCl क्या करेगा? आमाशय के अंदर भोजन का माध्यम कैसा करेगा? अम्लीय। और अम्लीय करने के कारण जठर रस में जो एंजाइम होते हैं, जठर रस, और जठर रस में कौन होता है? आपके निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, उसे सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के काम। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमने बड़ी बड़ी आपके पाचन तंत्र के बारे में बात की। अब हम भोजन के पाचन की बात करेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, सामान्यतः मोटे तौर पर हमने बातें कर रखी है। अब किस हिस्से में किसका पाचन होता है, किस एंजाइम की सहायता से होता है, वो सारी बातें अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये बात होगी यहाँ पर अपनी